Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history, NCERT class 8 chapter 4, Tribals, Dikus and the vision of the golden age part 1. So let's start student. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी NCERT कक्षा 8 का चैप्टर 4 है आदिवासी दीको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या कुछ समझाने की और बताने की कोशिश की गई है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो 1895 की एक घटना है। तो देखिए क्या घटना थी वो। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ यानी कि मेरिकुलियस पावर है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है, यानी कि जितनी भी डिसीज़ होती है उनको वो दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा दे सकता है, यानी कि कई गुना तक वो बढ़ा देता था। अर्थात यानी कि एक तरीके से व्यापार को बिना कुछ उसके ही वो बढ़ा दिया करता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था, यानी कि खुद यह डिक्लेयर कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो देखिए दिकुओं यानी कि दिकू, जैसा कि आपने चैप्टर के टाइटल में भी देखा, तो दिकू उन्हें कहा जाता था जैसे कि ब्रिटिशर होते थे और जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, जब आदिवासियों की ज़मीन पर वो कब्जा कर लिया करते थे तो कराते क्या थे कि आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कराने के बाद उनसे ही वो मेहनत मजदूरी कराकर एक तरीके से बेनिफिट वो कमा लिया करते थे। तो इन्हें दिकुओं यानी कि बाहरी लोग इन्हें कहा जाता था। और आदिवासी आप लोगों को पता ही होगा, हमने जब अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि आदिवासी यानी कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा कबीला जो बिना किसी जाति और धर्म को मानते हुए एक समूहों में जंगल में रहता है, यानी कि एक आदि मानव का जीवन व्यतीत करता है। तो जैसा कि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया गया था, हमने बताया था कि आदिवासी जो बने थे एक तरीके से जो एक समूह बना था, तो वो क्यों बना था। तो आदिवासियों का समूह जब बना था जब ब्राह्मणों के द्वारा वर्णों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद और भेदभाव देखने को मिला। तो जैसे कि कुछ जैसे निम्न वर्णों के व्यक्ति थे तो उन्होंने आदिवासी यानी कि जंगलों में रहना ही उचित समझा, तो उन्हें आदिवासी कहा गया। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, तो कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, यानी कि उनको वो मानने लगे, एक तरीके से उनके अनुयायी के रूप में वो बन गए। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। तो देखिए, तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बिरसा किससे संबंधित है, कौन है और किस परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था। मुंडा क्या है? तो मुंडा एक जनजातीय समूह है। तो काफ़ी बार यूपीएससी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि मुंडा किससे संबंधित है। तो मुंडा आपको अगर पढ़ा है आपने तो आप जनजातीय समूह से ये संबंधित है। ऑलराइट, तो जो छोटा नागपुर में रहता था, तो कहाँ पर वो रहा करता था? छोटा नागपुर। तो बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। तो कौन कौन से और आदिवासी शामिल थे? संथाल और उराव भी। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों, अंग्रेजी शासनों के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यानी कि एक तरीके से उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं चल रही थी, एक तरीके से जो उनका जीवन था धार्मिक पहलुओं पर, सांस्कृतिक पहलुओं पर, एक तरीके से सब चीज़ डेंजर जोन में जाती दिख रही थी उनको। तो अब देखिए तो क्या कुछ हुआ। तो बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, तो ये देखिए, तो व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट ऑफ द रिजॉल्व। तो कौन कौन सी वो समस्याएं थी जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे। तो who were the outsider being referred to of the Jews and how did they insult the people of the region। तो वो कौन थे? तो आउटसाइडर बाहरी लोग। तो बाहरी लोग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी लोग उन्हें कहा जाता था जो ब्रिटिशर तो थे ही,
और जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, जब वो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया करते थे और उनसे ही मेहनत और मजदूरी उनकी ज़मीन पर ही ज़बरदस्ती कराया करते थे, तो उन्हें आउटसाइडर अर्थात बाहरी लोग कहा जाता था। तो अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही सवालों पर विचार करेंगे, अर्थात कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, तो पिछले साल आपने आदिवासी, जैसे कि हमने आपको आदिवासी शब्द का मतलब समझाया कि समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज में रस्में जो थी वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था कि ब्राह्मणों के द्वारा वर्णों में जातियों को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्णों में एक तरीके से जातियों को बांटा गया था। तो इनके अलग अलग काम होते थे, जैसा हमने देखा था। तो ब्राह्मण अधिकतम एक तरीके से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना का कार्य करते थे। जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो एक तरीके से उनकी रक्षा और अपने मतलब जहाँ वो रहते थे यानी कि अपने क्षेत्र की रक्षा करने का उन पर कार्यभार होता था। और जो वैश्य होते थे तो एक तरीके से वो उनकी सेवा किया करते थे। तो मतलब एक तरीके से पूरा जो सिस्टम था वो ब्राह्मणों के द्वारा ही निर्धारित किया गया था कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। तो यानी कि लोगों को अक्सर उस समय वर्णों के हिसाब से उनकी पहचान मिलती थी। तो इसी चीज़ से मतलब विरोध करते हुए शूद्रों और वैश्यों ने आदिवासी यानी कि बनने का निर्णय उस समय लिया था। तो देखिए, इन समाज में गहरे नागरिक सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। इन कबीलों के सारे लोग कुटुंब में बनने में बंधे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक व सामाजिक फर्क नहीं है। तो देखिए, तो आदिवासी एक तरीके से बताया कि आदिवासी क्या होते हैं। ऑलराइट, तो एक तरीके से वो लोग होते हैं जो एक साथ कुटुंब कबीले यानी कि एक साथ समूह में रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो जनजातीय समूह किस तरह जीते थे तब ये देखते हैं। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो कौन कौन सी गतिविधियों में सक्रिय थे ये देखते हैं। तो कुछ झूम खेती करते थे। तो देखिए, तो झूम खेती क्या है। तो उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। जो झूम खेती घुमतू खेती को कहा जाता है। तो इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों यानी कि छोटे छोटे स्थानों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली करने पर जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख से पोटास होती थी जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। और वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों में जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। और वे खेतों को जोतने और बीज एक तरीके से सेपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहां से उन्हें अभी फसल काटी थी और वह जगह कई सालों तक परती पड़ी रहती थी। तो देखिए, परती का मतलब होता है यानी कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो यानी कि जब आदिवासी एक तरीके से अपनी ज़मीन पर एक तरीके से कोई भी फसल यानी कि जब झूम खेती की जाती थी तो इसका ये तात्पर्य होता था जब किसी उपजाऊ ज़मीन पर कोई खेती की जाती थी तो उस पर दोबारा खेती वो यानी कि कोई भी फसल नहीं उपजा सकते थे जब तक उसकी जो मिट्टी है, जो उसकी ज़मीन है, वो उपजाऊ न हो जाए। ऑलराइट, तो कुछ शिकार और संग्राहक थे। तो यानी कि कुछ शिकार करके अपनी जीविका को चलाने वाले लोग थे और कुछ संग्राहक यानी कि जंगलों से फल इकट्ठा करके खाने वाले लोग थे। तो देखिए, तो जैसा कि पहले हम चित्र 2 देख लेते हैं। तो डोंगरिया कंद कबीलों की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पतले पत्ते बनाई जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए, तो कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करना यानी कि करके अपना काम चलाते थे। तो एक तरीके से संग्राहक थे। तो यानी कि इकट्ठा करके वो यानी कि गैदरस, तो इकट्ठा करके ये अपनी जीविकाओं को चलाते थे। वे जंगलों में अपनी जिंदगी के लिए दूसरे बहुत ज़रूरी मानते थे।
उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरीके का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, यानी कि समूहों में वो एक तरीके से शिकार पर निकला करते थे, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलकर और जड़ें खाते थे, और खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ के बारे में हम अभी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? तो देखिए, पहले हम साल और महुआ के तेल को देख लेते हैं। तो इस साल का एक पेड़ होता है जिसको ईंधन के रूप में वो उपयोग किया करते थे, और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महुआ का फूल शराब बनाने और फूल यानी कि एक तरीके से खाया जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो अनाज कहाँ से मिलता था, और कई बार चीज़ें को अदला बदली में काम चल जाता था। तो देखिए किस किस तरीके की उस समय कंडीशन थी। वे अपनी कीमती वन उत्पादनों के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरती चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था, और उनसे ही कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। और कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था, और कोई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकाना पड़ता था। लेकिन उनसे बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बेंगा और औरों के लिए काम करने में कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी, और मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करते हुए एक तरीके से करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ों लेकर, यानी कि व्यापारी जो थे उस समय चीज़ें लेकर बेचने के लिए आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। तो सूदखोर महाजन की आदिवासियों को कर्जा दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य यानी कि कमर्शियल ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे, यानी कि आउटसाइडर को ही सारी मुसीबतों की वो जड़ मानते थे। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्यों वो मुसीबत की जड़ उन्हें बताना चाह रहे थे, क्या उनके सामने एक तरीके की समस्या आकर खड़ी हो जाती थी। तो देखिए, तो जैसे कि आप ये मानचित्र देख पा रहे होंगे चित्र 3 में, तो भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके थे ये। तो देखिए, तो पहला इलाका था गड्डी वन गुज्जर। तो यहाँ एक समुदाय रहता था जो आदिवासी समुदाय था। भोटिया एक समुदाय था। सहारिया एक समुदाय था। भील एक समुदाय था जनजातीय लोगों का। वान गुजरस राठवा और बेगास बंजारा गोंड और बंजारा और बेगास मारिया गोंड और कोया बजारा गोंड। तो ये सभी तमाम जो थे एक तरीके से आदिवासीय लोगों के कबीले थे। ऑलराइट, तो काफ़ी फेमस इसमें नांगा भी है, और एक तरीके से जो फेमस है पराजा बोड़ा कंधा कोया सहीरा खोंड। तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मोला झरुलर, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कबीले हैं आदिवासियों के। ऑलराइट, तो कुछ जानवर पालते थे। देखिए, तो कुछ जानवर भी पालते थे। तो कुछ आदिवासी यानी कि जानवर पालकर भी अपनी जीविकाओं को चला रहे थे। तो किस तरीके से जीविकाओं को चला रहे थे? तो बहुत सारे आदिवासी समूह जो थे वो जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे, क्योंकि वो चरवाहे थे, और जो मौसम के हिसाब से मवेशियों यानी कि गाय भैंस या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों से चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में सबाड़ियों आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, तो जिस तरीके से जो कुछ आदिवासी समुदाय के लोग थे, तो
यानी कि जानवरों को पाल कर भी अपनी जीवनचर्याएं चला रहे थे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे कि हमने इसमें कुछ क्षेत्रों की बात की, तो कश्मीर में जो बकरवाल थे उन्हें बकरियां वो पाला करते थे एक तरीके से। आंध्र प्रदेश के सवाड़िया जो आदि समुदाय के लोग थे वो गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के जो लोग थे एक तरीके से गडरिया थे। तो ये तमाम जो थे एक तरीके से आदिवासीय समुदाय के लोग, यानी कि इस तरीके के भी अपनी जीवनचर्याओं को चलाते थे। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे YouTube चैनल की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी है और कोरोना वायरस की वैक्सीन कुछ सालों तक अभी नहीं आती, तो ऐसे में आप देश की अर्थव्यवस्था और बाजारों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए करेंगे, जिससे कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उस पर भी रोकथाम लगाई जाए और बाजार या देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण पाया जाए। यानी कि बिना किसी वैक्सीन के देश में एक तरीके से पहले जैसे कि अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए आप किन किन स्टेप्स या किन किन व्यवस्थाओं का पालन कराएंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऑलराइट, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा और विश्व में कोई भी नहीं है। देखिए, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक वैश्विक महामारी है और एक वैश्विक मुद्दा ये है। तो इस चीज़ का यानी कि इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। इसी